नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग वन लाइनर्स करंट अफेयर्स देख चुके हैं 1 से 4 जनवरी का, और यह जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल पीसीएस एडुकेयर, जिसका नाम बदल दिया गया है, पहले अध्ययन इंफोटेनमेंट हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके पीसीएस एडुकेयर कर दिया गया है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर। इससे आपको जीएस और करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स 1 से 4 जनवरी का। ठीक है, पहला पॉइंट है, भारत के प्रथम पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया है। तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यह याद रखिएगा। प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न पॉलिनेटर प्रजातियों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब पॉलिनेटर क्या होता है? पॉलिनेटर जो होते हैं वैसी प्रजातियां होती हैं जो पराग कणों को फूल के पुरुष भाग यानी कि स्टैमेन से उसी फूल या फिर किसी अन्य फूल के मादा भाग, जो कि स्टिग्मा कहलाती है, तक पहुंचाते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, पतंगे हो गए, भृंग, चमगादड़ इत्यादि। जब हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे बायोलॉजी में तब देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन जो एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से फूल के जो पुरुष भाग से स्टैमेन से परागकण को ले जाकर के मादा भाग स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, और इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन यानी कि परागन कहते हैं। ठीक है, और जो कीट पतंगे इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको पॉलिनेटर कहा जाता है। बीज, फल एवं नए पौधों के जन्म हेतु आवश्यक यह जो प्रक्रिया होती है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। नवंबर 2020 में ही नैनीताल उत्तराखंड में राजेंद्र सिंह के द्वारा, जिनको कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके द्वारा भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? खुरपा ताल में किया गया था। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में है खुरपा ताल। ठीक है, तो याद रखिएगा जरूर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश से सतह पर उतारा जा सकने वाला भारत का प्रथम स्वदेशी कंटेनर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सहायक एनजी, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर इसका सबसे पहला सफल परीक्षण गोवा तट के पास किया है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह जीपीएस एनेबल्ड है, मतलब इसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और 50 किलो तक वजन ले जाने में यह सक्षम है। कौन सा? सहायक एनजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, और किसने विकसित किया है यह जरूर याद रखिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि बनाया गया है लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह एवं कारगिल जिलों में कठिन भौगोलिक परिदृश्य में भी मौसम की सटीक भविष्यवाणी यह कर सकेगा। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए भारत की सबसे प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, आईएमडी के अन्य क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन है, तो चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता, मुंबई, नागपुर तथा नई दिल्ली में इसके अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो नया क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 3500 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक 3 दिन, 12 दिन और मासिक मौसम की यह भविष्यवाणी करेगा, यानी कि 30 दिन या 31 दिन में मौसम की भविष्यवाणी यह करेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री खोज एवं बचाव कार्यों के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता किया है। ये देश कौन कौन है, तो जब पहला है जापान, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है म्यांमार, पांचवा है श्रीलंका, छठा है
इंडोनेशिया और 7वां है वियतनाम। और यहाँ पर मैंने सभी की राजधानी और मुद्रा के बारे में दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है येन। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और आपका पेसो है इसकी मुद्रा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा है बहट। म्यांमार की राजधानी नेपिदाव और मुद्रा है क्यात। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टई है और मुद्रा है रूपी, मतलब श्रीलंकाई रूपी रुपया नहीं है, रूपी है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसकी जो मुद्रा है वह है रुपियाह, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा है डोंग। क्योंकि जो भी देश इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जो न्यूज में होते हैं उनकी मुद्रा और राजधानी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीजी का मुख्यालय, इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो व्यम रक्षामः, जो कि संस्कृत का वाक्य है, ठीक है, व्यम रक्षामः, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ नोट्स। भारत समुद्री खोज एवं बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1979 पर मई 2001 में हस्ताक्षर करने वाला एक देश है। SAR यानी कि समुद्री खोज एवं बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भारत में स्थापित किया गया है या लागू किया गया है, जिसे 3 समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के द्वारा नियंत्रित एवं समन्वित किया जाता है, ठीक है। तो ये समन्वय केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मुंबई, चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। और ICG कर्नाटक जो है वह भारतीय तटों के लिए SAR का समन्वयक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ICG कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, छठा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया था और राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया। अब इसमें कुछ श्रेणियां हैं जिसमें प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर पुरस्कार दिए गए हैं, तो देख लेते हैं श्रेणियां क्या क्या है। तो महामारी में नवाचार, जो कि नया श्रेणी जोड़ा गया है, महामारी में नवाचार, इसमें प्लैटिनम जो पुरस्कार मिला है वह ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सर्विस को मिला है। गोल्ड पुरस्कार जो है वह कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली को मिला है और सिल्वर पुरस्कार जो है वह आपदा संपूर्ति पोर्टल बिहार को मिला है, ठीक है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल, जो कि MP का पोर्टल है, इसको मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है BPSC और MPPSC के लिए यहाँ पर, ठीक है। बिहार का आपदा संपूर्ति पोर्टल और MP का प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल, इसको सिल्वर पुरस्कार दिया गया है महामारी में नवाचार श्रेणी में, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत। नेक्स्ट श्रेणी है डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता। डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है न्याय विभाग के अंतर्गत, इसको दिया गया है प्लैटिनम पुरस्कार, प्लैटिनम। इसके अलावा गोल्ड में देखें तो डाक विभाग को दिया गया है और सिल्वर देखें तो उर्वरक एवं भूमि संसाधन विभाग को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट श्रेणी है डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्ट जिला। तो उत्कृष्ट जिला जो है उसमें प्लैटिनम पुरस्कार खरगोन, जो कि MP का जिला है, उसको दिया गया है। गोल्ड पुरस्कार चांगलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है, उसको दिया गया है। और कामारेड्डी तेलंगाना का जो जिला है उसको सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट श्रेणी है डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्ट राज्य या यूनियन टेरिटरी। इसमें हरियाणा को प्लैटिनम पुरस्कार, तमिलनाडु को गोल्ड पुरस्कार और उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। UPPSC में यह पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया गया डिजिटल इंडिया पुरस्कार, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट श्रेणी है ओपन डाटा चैंपियन। ओपन डाटा चैंपियन में प्लैटिनम पुरस्कार दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को। इसके अलावा गोल्ड पुरस्कार दिया गया है ICAR में अनुसंधान एवं डाटा प्रबंधन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो सिल्वर पुरस्कार दिया गया है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं MSME मंत्रालय, यानी कि मिनी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट श्रेणी है अनुकरणीय उत्पाद, जो कि नया श्रेणी है। 2 नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं, पहला हो गया आपका महामारी श्रेणी और यह हो गया आपका ये अनुकरणीय उत्पाद, ठीक है। यह दोनों नई श्रेणियां इस बार जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो इसमें प्लैटिनम पुरस्कार जो दिया गया है वह पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCSIX तथा राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो
को यह पुरस्कार दिया गया है अनुकरणीय उत्पाद का। प्लैटिनम पुरस्कार, गोल्ड पुरस्कार दिया गया है सर्विस प्लस को, और सिल्वर पुरस्कार दिया गया है एकीकृत मंदिर प्रबंधन सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। अब इसमें ज्यूरी चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है, आरोग्य सेतु ई ऑफिस को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है ज्यूरी चॉइस अवार्ड किसको दिया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उत्कृष्टता अवार्ड 2019, ठीक है। यह शहरी है, यह याद जरूर रखिएगा, ठीक है। किसके तत्वावधान में दिया गया है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी पुरस्कारों की श्रेणियां हैं और ये हैं प्राप्तकर्ता। तो बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड इनोवेशन, मतलब बेहतरीन कार्य और नवाचार के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है, तो कांचीपुरम तमिलनाडु को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यूपी और एमपी के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। इस अवार्ड में जो है उत्कृष्ट पुरस्कार इनको दिया गया है, इन राज्यों को। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पहाड़ी राज्यों में देखें यदि, तो किसका है, त्रिपुरा का है, ठीक है, पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा का है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगरपालिका देखें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगरपालिका पहाड़ी राज्यों में देखें तो थौबल मणिपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, तो मलिहाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपी पीएससी के लिए, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर पंचायत पहाड़ी राज्यों में नगर पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया, तो दिनेशपुर उत्तराखंड, जो उत्तराखंड पीसीएस देते हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है, जिसमें आपके किन किन राज्यों में किया गया है, तो इंदौर एमपी में, राजकोट गुजरात में, रांची झारखंड में, चेन्नई तमिलनाडु में, अगरतला त्रिपुरा में और लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है इन 6 राज्यों में। इसके अलावा देखें तो 2019-20 को निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कौन कौन सी योजनाएं हैं, यह भी याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय योजना, अमृत योजना, शहरी परिवहन एवं स्वच्छ भारत अभियान, ये जो योजनाएं हैं यह सब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये सारा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 की घोषणा की गई है, मतलब दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए यह अवार्ड है, ठीक है। इसमें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है और यह स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड है। इसके अलावा गारफील्ड सोबर्स अवार्ड तथा ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है मेंस में वो दिया गया है विराट कोहली को। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा, क्योंकि डिकेड का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। टी20 क्रिकेटर में, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसको चुना गया है, तो राशिद खान को चुना गया है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, आप जानते ही होंगे, इसको कौन नहीं जानता इनको। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इस बार भी उन्होंने शतक बनाया है, हाल ही में जो आपका टेस्ट मैच हो रहा है भारत के साथ। रसेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जो कि महिलाओं के लिए है, यह एलिस पेरी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इसके अलावा आईसीसी वोमेन्स ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल और 2020 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड भी महिलाओं में एलिस पेरी को ही दिया गया है। तो महिलाओं में याद रखना आसान है, सारा पुरस्कार तो एलिस पेरी को ही दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है काइल
काइल कोएटजर जो कि स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। और महिलाओं में देखें तो एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड की है, तो दोनों स्कॉटलैंड के ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आईसीसी अवार्ड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेहत स्कीम के बारे में, ठीक है। सेहत स्कीम इसका फुल फॉर्म है सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है विभिन्न एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा सोशल इंडीवर्स फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। और यह योजना जो है वह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जम्मू कश्मीर के निवासियों का विस्तृत स्वास्थ्य बीमा करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा सेहत स्कीम जो है वह किस राज्य के लिए कहां के लिए चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल योजना है आयुष्मान भारत के तहत, ठीक है। सेहत के बारे में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है यह, ठीक है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। लगभग 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और पीएम जय के तहत देश के 50 करोड़ परिवार शामिल है, ठीक है। 50 करोड़ टोटल परिवार शामिल हैं, जिसमें 15 लाख जो है अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया गया है सेहत योजना के तहत, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं न्यूमोसिल जो है वह भारत का पहला स्वदेशी न्यूमोनिया का टीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी टीका है न्यूमोनिया का, तो नाम इसका याद रखिएगा न्यूमोसिल। और इसको बनाया किसने है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी में इसे विकसित किया गया है। यह टीका यानी कि न्यूमोसिल 10 प्रकार के न्यूमोनोकोकस जीवाणु जनित बीमारियों से संरक्षण प्रदान करेगा। न्यूमोनिया किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, और उसका नाम क्या है, तो न्यूमोकोकस, ठीक है। याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में वैसे हम लोग पढ़ते भी हैं इसके बारे में। अब कौन कौन से बीमारियों के लिए संरक्षण प्रदान करेगा, तो उसमें न्यूमोनिया भी है और मेनिंजाइटिस भी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में कान की जो समस्याएं होती है या फिर रक्त संक्रमण इत्यादि जो होता है उससे भी यह निपटेगा, मतलब बचाएगा, ठीक है। न्यूमोनोकोकल रोग जो होते हैं दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, तो बहुत मतलब कि बड़ी उपलब्धि है यह टीका विकसित करना। इसके बाद देखते हैं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो है वह अदार पूनावाला है, ठीक है। कोरोना का टीका भी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के विकसित किया गया है, ठीक है, जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। और भारत में उसको बनाने और मार्केटिंग करने का काम जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, इसलिए यह बहुत ही चर्चित है। तो सीईओ का नाम याद रखिएगा अदार पूनावाला, ठीक है। और फाउंडर जो है इसके वो है साइरस एस पूनावाला, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है, ठीक है। इसका मुख्यालय पुणे में, ठीक। आगे देख लेते हैं मंत्रिमंडल ने, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है यह, कौन सा, आकाश मिसाइल प्रणाली, ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम। इसे 2014 में भारतीय वायुसेना में तथा 2015 में भारतीय सेना थल सेना में शामिल किया गया था। यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में जिसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। यह पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। मारक क्षमता जो है इसकी वह 25 किलोमीटर तक है। यह लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों तथा ड्रोन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, ठीक है। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। तो वर्तमान में भारत दुनिया के 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देशों को भारत बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण निर्यात कर रहा है, ठीक है। तो भारत केवल आयात ही नहीं करता है, निर्यात भी करता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार कौन है, तो म्यांमार है, जो कि टोटल 46% हथियारों की खरीदारी भारत से करता है। दुनिया में हथियार निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, 0.2% है मात्र, लेकिन निर्यात जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
ठीक है। और इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, भारत का नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला ऑटोनोमस यानी कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम है स्थलीय और हवाई, मतलब कि जो कि जमीन पर भी आपका नेविगेशन का काम करता है और हवा में भी नेविगेशन का काम करता है। और इसका नाम क्या है? तिहान। तिहान जो है हैदराबाद आईआईटी में शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब चूंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो अधिकतर लोग सोचेंगे कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया होगा, लेकिन इसको लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री ने, यह याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तिहान के बारे में देखें तो मानव रहित वायुयानों, मतलब कि जो आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों यानी कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं उनके लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित यह प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। ठीक है, तिहान जिसका नाम है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS के तहत ऑटोनोमस नेविगेशन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली यानी कि UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ROVs पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करने हेतु IIT हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तानसेन सम्मान 2020 का 96वां संस्करण। ठीक है, और यह MPPSC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बाकी सब लोग भी याद रखिए लेकिन MPPSC वाले जरूर याद रखिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी तथा संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया तानसेन सम्मान सम्मेलन का। ठीक है, पंडित सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किनको सम्मानित किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को। अभिनव कला परिषद भोपाल को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार दिया गया है इसी समारोह में। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। 0 से लेकर 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन को कम करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है? तो 2022 तक 38.4% कम करना है इसका लक्ष्य। ठीक है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में 25% लक्ष्य हासिल करने में जो है इससे मदद मिलेगी। आपका जो ये जो समझौता किया है $200 मिलियन का, इससे सहायता मिलेगी 25% लक्ष्य को हासिल करने में। पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है। पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से लॉन्च किया गया था? तो झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में इसे लागू किया गया है। ठीक है, ICDS योजना के बारे में यदि देखें तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना। राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में देखें तो बौनापन, अल्पपोषण, रक्त अल्पता मतलब कि रक्त की कमी, छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में ये जो होता है बौनापन, अल्पपोषण या फिर रक्ताल्पता, इनको कम करना तथा अल्प वजनी बच्चों की संख्या में, मतलब वैसे बच्चे जिनका वजन कम है उनकी संख्या में 2% की कमी लाना इसका लक्ष्य है। 2% की कमी प्रति वर्ष लाना, ठीक है, इसका लक्ष्य है। इससे 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु जल्द ही खुलने वाला है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच दक्षिण त्रिपुरा तथा रामगढ़, बांग्लादेश के रामगढ़ को
जोड़कर चिटगांव बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने वाला मैत्री सेतु जल्द ही खुलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि मैत्री सेतु किसके किसके बीच है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, यह किसके ऊपर बनाया जा रहा है, तो फेनी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई कितनी होगी, 1.9 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, फेनी पुल मैत्री सेतु कहलाता है। ठीक है, इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDCL ने परियोजना का अधिग्रहण किया है। मतलब परियोजना का जो प्रबंधन है, रख रखाव है, वो कौन करेगा, तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और इसके बारे में देखें, इस संस्था के बारे में, NHIDCL के बारे में, तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन कलाम 5 का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस नामक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा, जो कि नागपुर में स्थापित है, पूर्व इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा, वह संस्था जो है, यह प्राइवेट संस्था है, भारत की एकमात्र प्राइवेट संस्था है। ठीक है, पहली निजी कंपनी है जिसने एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे आपका अमेरिका में स्पेस एक्स है प्राइवेट, वैसे ही भारत में आपका यह स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप इसको कह सकते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, और जो रॉकेट इंजन है उसका नाम है कलाम 5। ठीक है, कलाम जी को तो कौन नहीं जानता। कलाम 5 के उपयोग कंपनी द्वारा इसके पहले रॉकेट विक्रम 1 के प्रणोदन में किया जाएगा। मतलब जो उसका रॉकेट है, विक्रम 1 नाम है उसका, इसमें इस इंजन कलाम 5 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद है 2021 तक। ठीक है, कलाम 5 के बारे में देखें तो 5.3 किलो नॉट सी लेवल इसका थ्रस्ट है और 66 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, कंबसन प्रेशर, यह झेल सकता है। इसके अलावा 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यह झेल सकता है। ठीक है, और 5 से लेकर 1000 किलो नॉट तक बल इसका होगा और स्टील से यह 5 गुना हल्का होगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। विक्रम 1 के बारे में देखें तो 3 ठोस ईंधन चरण तथा 1 तरल ईंधन चरण वाला यह रॉकेट होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और स्काई रूट का मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में। ठीक है, स्काई रूट का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा कि हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 100वीं किसान रेल को हरी झंडी। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जाएगा ही जाएगा क्योंकि 100वां है। ठीक है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार तक जो है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार तक यह चलेगा 100वां किसान रेल। बजट 2020-21 में कृषि के आधुनिकीकरण संबंधी 2 योजनाएं घोषित की गई थी। पहली थी किसान रेल और दूसरी थी किसान उड़ान योजना। ठीक है, पहले जो है यह सप्ताह में एक ही चलाया जाता था, लेकिन अब सप्ताह में 3 बार किसान रेल का परिचालन किया जाना है। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं तो 80% छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह लाभकारी होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो कोल्ड सप्लाई चेन को इससे मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों सहित संपूर्ण देश तक किसानों की पहुंच आसान होगी। और उसके अलावा लास्ट है कि कृषि उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों का बचाव होगा। मतलब कि जितनी मांग होगी उसके हिसाब से आपूर्ति भी किसान कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि यह किसान रेल है तो इसमें जो है आपका फसल खराब नहीं होगी और बहुत ही जल्दी जो है किसान अपनी फसल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारा आज का लास्ट पॉइंट था। वन लाइनर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके वो वीडियो भी देख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का सही से नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ये बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यदि पसंद आया तो। ठीक, इसके अलावा यदि आपको जीएस और करंट अफेयर्स का
का नोट्स चाहिए तो आप जरूर ले सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए बहुत ही कम राशि आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स जो है वह मात्र 50 रुपया प्रति माह में आप ले सकते हैं। यदि केवल करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो 50 रुपया प्रति माह में आपको मिल जाएगा। यदि बिहार स्पेशल जीएस का नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में आपको टोटल बिहार स्पेशल जीएस मिल जाएगा बीपीएससी के लिए। और यदि पीसीएस का संपूर्ण कोर्स, किसी भी पीसीएस के लिए, मैं जीएस का सिर्फ एक कोर्स कराता हूं हर एक पीसीएस के लिए, तो पीसीएस का संपूर्ण कोर्स जो है वह आप 3000 रुपये में कर सकते हैं। इसमें टोटल जीएस शामिल है और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी शामिल है, ठीक है। 6 से 8 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और सारे नोट्स मेरे द्वारा लिखे हुए दिए जाएंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे किस नंबर पर, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, यदि आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।